उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लेवलिंग पढ़ी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लेआउट, कैसे हम एक प्लान का लेआउट डालते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, ऐसी बेसिक टॉपिक है जो आपको पहले ही पढ़ना था, वो क्या है, वो एरर्स। आपको पता होना चाहिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट में जो एरर्स होते हैं वो कैसे आते हैं। आप जब काम करोगे फील्ड में तो वहाँ एरर्स कैसे जनरेट हो सकते हैं, और फिर उन एरर्स को कम करने की आपको क्षमता, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एरर्स तो डिफरेंट किस्म के होते हैं, और कौन से एरर्स किस वजह से आते हैं। जब आपको उनका रीज़न पता होगा कि वो किस वजह से आता है, तभी आप उसको कंपनसेट या कम कर सकते। अगर आपको पता ही नहीं है कि एरर्स कैसे जनरेट होते हैं, ये मेरा इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये मेरा पर्सनल एरर है, ये मेरा नेचुरल एरर है, ये कौन सा एरर है, अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं तो आप उस एरर को कम नहीं कर सकते। जब भी आपको पता होगा कि मेरा जो एरर है वो कैसे जनरेट हुआ, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो सबसे पहले एरर्स को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि वो बेसिक टर्म्स क्या है, व्हाट डज दोज टर्म्स एक्चुअली मीन एंड हाउ दे आर अप्लाइड ऑन द एरर्स। नाउ from that you will understand what are errors and how they will compensate those errors. So first we will discuss some important terms here. The first very particular term is what is actually error. What is actually error? क्या होता है, error क्या होता है। देखो, जब भी हम फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, आपने लेवलिंग की, आपने चेनिंग की, आपने लीनियर मेजरमेंट लिया, तो जब आप फील्ड में जाओगे, मैं आपको कहूँगा आप सर्टन इस वाले रूम की, या मुझे इस फील्ड में एक प्लॉट को मेजर करना है, आप कोई लेंथ मेजर करो, आप कोई लेंथ मेजर करो। जब आप कोई लड़का गया, उसने उस लेंथ को मापा, मैंने बोला था आप 50 मीटर लेंथ को मेजर करो, तो उसने क्या किया, उसने 50 मीटर लेंथ को मेजर किया, तो वो मेरा मेजर्ड वैल्यू हो गया। क्या हुआ, मेजर्ड वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू उसने किया यहाँ पे वो कितना था, 50 मीटर। और एक्चुअल में वो फील्ड में कितना था, वो फील्ड में कितना था, वो 50 मीटर ही था या 50 मीटर से कम था, या अगर वो 50 मीटर एक्चुअल था, अगर वो 50 मीटर एक्चुअल था तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो ट्रू वैल्यू हुआ। अगर वो हमारे पास 50 मीटर ही था तो वो क्या आएगा, 50 मीटर, वो हमारा ट्रू वैल्यू आएगा, तो वो भी कितना होगा, 50 मीटर। जब मैं इन दोनों वैल्यूज को माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा एक दूसरे से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 50 मीटर माइनस 50 मीटर, ये कितना हुआ, ये 0। तो इस केस में, इस सिनेरियो में मेरे पास जो एरर आया वो कितना आया, वो 0 आया। अगर ये मेरा जो 50 मीटर ट्रू वैल्यू था और मेजर्ड वैल्यू जो आपने किया, हो सकता है आप 49.95, 50.01, 50.05, मैं आपको बोलता हूँ आप ले जाओ लेवल। आपने लेवल से सीखा आप कैसे डिस्टेंस मेजर करते हो, सीखा ना। आप जब उसको एज ए टैकोमीटर इस्तेमाल करते हो और आप इससे डिस्टेंस मेजर कर दें, सपोज आपकी जो स्टाफ रीडिंग आप वहाँ पे रीडिंग लोगे, हेयर्स की आपने जब क्रॉस हेयर की रीडिंग ली वो कितनी आई, 50.05, तो वो 50.05, वो 05 मीटर जो था उसमें क्या था, वो एरर आ जाता उस टाइम। इस केस के, इस सिनेरियो में, ये हमारा एक आइडियल केस है जिसमें हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ पे ये बात मुझे असल में समझानी है कि एरर इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। इफ द मेजर्ड वैल्यू इज मोर than true value, the error is positive. The error is positive. And if my measured value is less than true value, then the error is negative at that very particular time. You must have to subtract or add respectively at those particular places. So हमारे पास ये पहली बात थी कि error क्या होता है। error हमारे पास डिफरेंस होता है measured value में और true value में। आपने फील्ड में कितना मेजर किया, जब आप उस measured value को माइनस क्या करोगे, ट्रू वैल्यू से, आपका एक्चुअल वैल्यू क्या है, तभी आपका क्या मिलेगा, तभी आपका एरर मिलेगा। तो एग्जाम के लिए आप शॉर्ट कैसे लिखते हो यार, हमारे पास ये ई है, इसका m माइनस टी, तो ई इज इक्वल टू m माइनस टी, तो ई एम टी क्या,
आप EMT याद रख सकते हो क्या? EMT। तो आप कोई भी गलती एग्जाम में उस टाइम नहीं करोगे। आप मेजर वैल्यू, ये तो कॉमन सेंस की बात है पहले, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम के प्रेशर में आप वैल्यूज को खलत मलत करके या आप गिवन वैल्यूज को गलत तरीके से अंडरस्टैंड करके गलत वैल्यूज को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका जो यहाँ पर पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो आपका नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, और पूरा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो यही से जब मेरा एरर आया तो मुझे इस एरर को क्या करना है, खत्म करना है। कैसे करूं एरर को काम खत्म? सपोज एक लैंग्वेज दिखती थी मेरे पास एक लैंग्वेज थी 10 सेंटीमीटर की, मैंने कितना लिया, मैंने स्ट्रेच थोड़ा ज्यादा किया। अब इस स्ट्रेच को उस बराबर पहले वैल्यू के बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा, ताकि ये जो वैल्यू मैंने खींची थी वो अपने समझ में आए, अपने पहले वैल्यू पे आए। तो कम करना पड़ेगा। ये जो मैं कम करता हूँ, वापस लेता हूँ, इसी को मैं कहता हूँ कि मुझे कितना इसमें क्या करना पड़ा, मुझे कितनी करेक्शन करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैंने एरर जब मुझे मिला तो उसको मुझे उसी के अपोजिट में उसको बैलेंस करने के लिए एक और चीज है जिसको मैं क्या कहता हूँ, उसी को मैं कहता हूँ करेक्शन, सी। तो वो क्या होगा, वो मुझे कितना देना पड़ेगा, दैट इज इसका अपोजिट। तो मैं ट्रू वैल्यू को पहले रखूंगा, माइनस करूंगा मेजर्ड वैल्यू, यही मेरी करेक्शन हो जाएगी, यही मेरी करेक्शन। जैसे पहले केस में मैंने कितना लिया था, 50.05 मीटर माइनस 50, तो वो 0.05 मीटर मेरे पास क्या हुई, वही करेक्शन है। तो इट वाज बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरर। आपको समझ में आया सब कुछ? उसके बाद हमारे पास कुछ और टर्म्स है जो आपको समझनी जरूरी है। पहली जो टर्म है यहाँ पे, दूसरी वाली टर्म, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो है एक्यूरेसी। आप मुझे बोलो कि एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी आप डिफाइन करो। How much accurately will you measure the distance or? Very good try. Nearest value to what? आप मुझे बोले। Nearest to the perfect value, actual value. The another term here is precision. Can you explain the difference between accuracy and precision? These are the two relative terms you are studying in the 11th class. If you have science student, then you might have notes and taught these terms, accuracy and precision. When we talk about accuracy means that how much my value, measured value, is close to accurate value, true value. ठीक है, ट्रू वैल्यू वो कितना एक्चुअल के बराबर है, जितना वो एक्चुअल के पास है उतना क्या है, वो उतना एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आरएल मेरे पास एक आरएल थी, वो 100 मीटर की थी, कितनी थी, 100 मीटर की थी। मैंने एक स्टूडेंट को बोला आप आरएल को मेजर करो, उसने जब रीडिंग ली, सपोज एक स्टूडेंट को आया 99.9 मीटर, कितना आया, एक स्टूडेंट को आया 100.1 मीटर। ठीक है, तीसरा वैल्यू आया मेरे पास 99.99 मीटर, 99.99 मीटर। तो ये अगर आप देख सकते हो पहले केस में 0.1 की डिफरेंस है, दूसरे केस में फिर 0.1 की डिफरेंस है, तीसरे केस में 0.01 की डिफरेंस है।
तो ये बहुत एक्यूरेट वैल्यू की आपको लेनी थी RL, आपको आना चाहिए था 100, लेकिन आपको ये वैल्यूज आए। जब आपको ये वैल्यूज आए तो ये बहुत क्लोज हैं उस एक्यूरेट RL के, तो मैं इसको कहूँगा कि मेरे मेजरमेंट की एक्यूरेसी ठीक ठाक है। वही अगर ये वैल्यू आता, सपोज आपको यही RL फिर से था 100 मीटर और एक बच्चे को वैल्यू आता सपोज करो 99.97 मीटर, 99.98 मीटर, 99.9 मीटर, और दूसरे केस में मैं बोलूँगा उसको आता 100.5, 100.51, 100.52 मीटर, ये उसको वैल्यू आता है। अगर हम इस केस में देखेंगे, इस वाले केस में 99.97, 99.98, 99.9 मीटर, आप देख सकते हो इन तीन वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 97 है, ये 98 है, 99.9 है, और ये क्लोज भी है किसके? एक्यूरेट वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के क्लोज भी है। तो इस वाले केस में इस वाले को मैं फिलहाल ऐसे ही रखता हूं, मैं जाता हूं उस वाले के अगले वाले पे। मैं जब इसको मानता हूं तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 0.5 पे यहाँ पे डिफरेंस है, ये यहाँ पे 0.51 की डिफरेंस है, यहाँ पे 0.52 की डिफरेंस है, तो ये मेरे ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है, काफी डिफरेंस है, काफी एरर है, मैं कह सकता हूँ कि काफी एरर है। लेकिन जब एरर है, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक दूसरे के बहुत करीब है, दे आर नॉट मच स्कैटर्ड, वो स्कैटर ज्यादा नहीं है। तो 100.5, 100.5, 100.51, 100.52, लेकिन इस वाले केस में आपके वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू के भी क्लोज है और उनमें डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है। इस वाले केस में जिसमें डिफरेंस तो आपके ट्रू वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन वो स्कैटर ज्यादा नहीं है, एक दूसरे में ज्यादा फर्क नहीं, इनको मैं बोलता हूँ प्रीसाइज। क्या बोलता हूँ? इस वाले तीसरी रीडिंग को मैं बोलता हूँ प्रीसाइज है। इसमें प्रिसिजन ठीक ठाक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। हमने क्या देखा है कि मैंने भी यही देखा है कि जब हम टर्म्स को करते हैं ना ग्राउंड में, रियलिटी में, हम इनको एक ही तरीके से लेते हैं, हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन इनमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन आर टू डिफरेंट टर्म्स, दे आर टू डिफरेंट कांसेप्ट्स, दे आर रिलेटेड बट दे आर डिफरेंट कांसेप्ट्स। सो यहाँ पे आपका ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है? दूसरी वैल्यू जो आपके पास है ये एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी हो सकता है मेरी, तो तब जाके मेरी रीडिंग बहुत ही ज्यादा है, ये तो एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी है। और ये वाली रीडिंग में मेरे पास क्या इसमें प्रिसिजन है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं। अब आप समझ सकते हो, समझ आया आपको क्या एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिजन क्या होता है? इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो आप? क्या ये समझ वो अगर आपको बोला जाएगा फ्यूचर में आप उनको डिफाइन करो और डिफरेंशिएट करो फील्ड वर्क और अपने वर्क में, तो आप इसको डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए, ठीक है? तो ये दो टर्म्स यहाँ। तीसरी बात, तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, इस तरफ मेन टॉपिक की तरफ। वो क्या था हमारे पास? एरर्स पे आते हैं। तो हमारे पास जब हम एरर्स की बात करते हैं, हमारे पास आते हैं पहले जिनको हम बोलते हैं, उन टाइप ऑफ एरर्स को हम नाम देते हैं। इसका तो एक स्पेसिफिक नाम है, लेकिन ये ब्लंडर, इसको ब्लंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लंडर। हम कॉमन लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं, उसको ब्लंडर हो गई, है ना? तो ब्लंडर होता है बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक, है ना? तो ब्लंडर जो होता है ना, ये ब्लंडर किस वजह से होता है? ये इंसान को ये पर्सनल एरर में आता है। जब हम नीचे वाली क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो ये किस में आता है? पर्सनल एरर में। सपोज आपको रीडिंग थी 9, आपने इसको पढ़ा 6, आपको था 25.2, आपने पढ़ा 52.2, तो कितनी बड़ी गलती हुई? तो इसको बोलेंगे ब्लंडर, ब्लंडर है ना, ब्लंडर ही है ना। तो हमारा मेजरमेंट सारा क्या होगा? खराब होगा, है ना?
हमें लेआउट डालना होगा 30/36, लेकिन हम कहीं और ही चले जाएंगे, तो इसी को इसलिए बोलते हैं क्या, ब्लंडर बोलते हैं। तो ब्लंडर को अगर हमें कम करना है, खत्म करना है, क्या करना पड़ेगा? कोई मेथड है खत्म करने का? कोई तरीका तो होगा ना, खत्म तो करना है। सपोज आप लेआउट डाला, आपने 2 दिन पहले डाला ना, आपको डालना था 30/36 लेआउट। कौन सा मेथड है? एक्टिव रहना है इंसान। मेथड तो कोई नहीं है, आपको काम नया करना पड़ेगा। क्या आपको आज फिर से जाना है, क्या लेआउट नए से बनाना है? जी सर। वही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं ब्लंडर्स। क्या बोलते हैं? ब्लंडर्स। तो ये हमारा पहली क्लास में आता है ब्लंडर्स। इनको क्या करना, अगर इनको आपको कंपनसेट करना है, काम करना है, क्या बोला मैंने? आपको रिवर्क करनी है। क्या करनी है? फिर से काम करना है, और कोई चारा नहीं है। दूसरे, जब हम मेनली हमारे सर्वे में ये पढ़ते हैं, वो कौन से एरर्स होते हैं? दोस एरर्स कॉल्ड एससी, दोस आर कॉल्ड एससीसी। मुझे क्या देना है? मुझे एसएससी क्या है एग्जाम? एसएससी। तो आप एससी से याद रखो, सर कॉल्ड सिस्टमेटिक errors, and C is cumulative। शॉर्ट में क्या रखोगे आप? SC। सिस्टमेटिक एरर्स आर क्यूमुलेटिव एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स आर क्यूमुलेटिव एरर्स। क्या होता है, किसी को पता है? सही। जितना आप काम ज्यादा करोगे तो ये ज्यादा होगी, और कोई exponentially. We cannot use the term exponentially. Exponentially is very much larger concept. आपको पता है? एक ही डायरेक्शन में हो गए, वेरी गुड। ये भी कह सकते हैं कि ये जब जनरेट होते हैं डायरेक्शन में तो क्यूमुलेट होते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स, नाम में ही पता चलता है, सिस्टमैटिक। दे आर सिस्टमैटिक, दे आर उसको क्या बोलते हैं हम? वो एक लॉ को क्या करते हैं? हम बोलते हैं ना, ये इसको फॉलो करता है, तो ये इसको क्या है? ये एक सिस्टमैटिक लॉ को फॉलो करता है। एक सिस्टमैटिक थ्योरी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो क्यूमुलेटिव का मतलब है कि ये क्या है? ये एडअप हो जाते हैं। आप जितना रीडिंग करोगे, सपोज आपके पास 30 मीटर लैंग्वेज कितनी थी? 30 मीटर लैंग्वेज। सपोज आपका जो ये 30.05 मीटर का आपको क्या था? एरर था। 0.05 मीटर का एरर था। आपकी इतनी ज्यादा लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा मापी, तो आप जितनी बार भी आप 30 मीटर को क्या करोगे? अगर आप 10 बार इसको मापोगे, 10 बार आपको 30 मीटर मापोगे, तो आपको 10 टाइम्स 10 into 0.05 मीटर का एरर मिलेगा। तो आपका ये एरर बढ़ता जाता है। एज द प्रोग्रेस गोज, आपकी जो वर्क की जो प्रोग्रेस ज्यादा होती है, तो आपका ये जो एरर है ये जनरेशन में क्या होता है? इजाफा होता है, ये बड़ा बन जाता है। अगर ये मेरा नेगेटिव का कम मैंने मापी होती, सपोज ये मैंने बस 29.98 मापी, किसी बच्चे को ये आई, या आपके चेन में ही इतना एरर था, पहले से ही था, गलत आपको पर्सनल एरर तो नहीं हुआ था, ये इंस्ट्रूमेंट में ही एरर था, तो आपने हर बार उसको कम मापा, वो लास्ट में आपको वो एरर बहुत बड़ा बन गया। सो सिस्टमैटिक किस लिए बोलते हैं, वो आपको मैं एक और डेफिनेशन आपको एक दूसरे तरीके समझाऊंगा सिस्टमैटिक क्यों बोलते हैं। और ये जो था कि ये क्यूमुलेटिव आसान है समझना, आपको क्यूमुलेटिव आया समझ में? क्यूमुलेटिव क्यों बोलते हैं इसको? तो मैंने बोला आपको सिस्टमैटिक हम इसको इसलिए बोलते हैं कि ये एक सिस्टम को, ये एक थ्योरी को, ये एक लॉ को फॉलो करता है, ये एक फिजिकल लॉ को फॉलो करता है। व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? सपोज मेरे पास मेरे जो चेन है या टेप है उसमें एरर है, उसमें एरर है, यही मैंने जो बोला 30.05 मीटर का एरर है, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर की वजह से मेरा जो टेप है वो एक्सपैंड हुआ, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
उसमें भी एरर आएगा, है ना। Yes. यहाँ मेरे पास जब हम सैग पढ़ते हैं, सैग हम दूर की डिस्टेंस मापते हैं, तो मेरे चेन में सैग आ जाता है। बिल्कुल। वो हम हमारे पास क्या होता है, हमेशा वो एक नेगेटिव एरर होता है, वो हमें ऐड करना पड़ता है, करेक्शन को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एरर्स हैं, आपने ये पढ़े होंगे सारे, और इनको कैसे कम करते हैं, इनकी एक लॉ होता है, ये फिजिकल लॉ को फॉलो करते हैं। इनको हम डिफाइन करके इनकी एक डेरिवेशन निकाल के वहाँ फार्मूला निकालते हैं, जी सर। है ना। फार्मूला जैसे हमारे पास होता है कि वो होता है हमारे पास अल्फा Tm माइनस T नॉट, है ना। ये टेम्परेचर को करेक्शन करने T सी होता है, टेम्परेचर को करेक्ट करने के लिए। यहाँ आपके पास चेन को करेक्ट करने के लिए होता है कि मेजर्ड वैल्यू, आपने कितना मेजर्ड किया, फिर नीचे वाले जो है ना सी करेक्ट, सी आपका जो करेक्ट था वो एरर कितना था इसमें, ये मेजर्ड कितना किया आपने Tm इंटू ई नॉट होता है ना। इनको फिर क्या करके, इनको फिर एक दूसरे में क्या करके इक्वलिटी करके वहाँ से एरर निकालते हैं। तो ये एक फिजिकल लॉ को, ये एक डिफिनेशन को, ये एक इसमें एक बाज़ाब्ता एक क्या होता है, फिजिक्स को हम जनरेट करके वहाँ से क्या निकालते हैं, इसकी डेरिवेशन, और वो फार्मूला लगा के हम इसको खत्म कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, उस वाली पर्टिकुलर फिजिकल लॉ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। ये एक सिस्टम को फॉलो करता है, ये एक सिस्टम को फॉलो करता है। और जब हम इनको देखते हैं, जब हम जाते हैं एरर्स में, स्टैटिस्टिकल चीज़ें में, तो हम इनको पाते हैं कि जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं ना, सिस्टमेटिक जो एरर्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एरर है, ये सिस्टमेटिक एरर, ये सिस्टमेटिक हम एरर बोलते हैं, ये प्रपोर्शनल होते हैं लेंथ, प्रपोर्शनल होते हैं लेंथ की। जितनी बार आप लेंथ को अपना क्या करोगे, ज़्यादा मापोगे, 30 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, तो उतने ये एरर जो ज़्यादा हो गए, कंपनसेट हो गए। तो इसलिए हम बोलते हैं ये प्रपोर्शनल होते हैं, किसके, लेंथ के प्रपोर्शनल होते हैं। जितना आप लेंथ को, जितना आप किसी भी चीज़ को मेजर ज़्यादा करोगे, उतना आपको ये एरर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सब ऑल अबाउट द सिस्टमेटिक एरर्स। और सिस्टमेटिक एरर्स हमारे पास ये वाले होते हैं जिनमें आप फार्मूला लगाते हो, वो सारे हमारे किस में आते हैं, सिस्टमेटिक एरर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सैग का जो आपकी करेक्शन वो कौन सा है, आप बोलते हो क्यूमुलेटिव है, या तो पॉजिटिव में ही जाएगा या तो नेगेटिव ही जाएगा। दे आर पॉजिटिव, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जब जैसे हमारे पास ये होता है, अगर Tm ज़्यादा हुआ पॉजिटिव आया, अगर Tm कम हुआ T नॉट से नेगेटिव आया, लेकिन ये हर बार नेगेटिव ही आएगा, हर बार पॉजिटिव ही आएगा उस वाले मेजरमेंट में। तो हम बोलते हैं ये तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव होते हैं। अगर नेगेटिव कम हुआ मेरा वैल्यू तो वो कम ही होगा, अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा ही होगा। उसके बाद तीसरा है हमारे पास, तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा हमारे पास है आर ए एक्स रे क्या रे हमारे पास है। आर क्या है यहाँ पे, हाँ रैंडम, ए आर ए क्या है, एक्सीडेंटल, रैंडम, ये क्या है, ये वाले एरर्स हैं रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर। As the name suggests, as the definition suggests, the definition can be generated from the name, name only. You can see the random, ये रैंडम है। रैंडम हम ज़्यादा कहाँ पे पढ़ते हैं, जब हम रैंडम की, we have a random experiment, we have a trial, कहाँ पे पढ़ते थे हम, 10th तक मैथ पढ़ा है ना सबने, कहाँ पे पढ़ते थे हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट की कहाँ बात करते थे हम, हाँ है ना। तो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे ना। हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हमने कॉइन को टॉस किया, हमारे पास ये वाली चीज़ है, हमने उसको ऐसे किया, है ना। तो एक्सीडेंट है, या बाय एक्सीडेंट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप समझ रहे होगे कि मेरा काम सही है। जैसे हमने कुछ दिन पहले वहाँ पे क्या रोड पे हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर हमें इसकी लेवल करनी है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेना है और हमें यहाँ पे क्या करना है, पाइप को लगाना है, हमें वाटर सप्लाई के लिए क्या करना है, पाइप का लेआउट करना है, पाइप बिछानी है हमें। तो हमारा जो पानी है वो फ्रॉम गेट टुवर्ड्स कॉलेज आएगा या कॉलेज टुवर्ड्स
गेट जाएगा। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने उसके लिए लेवलिंग की। जब हमने लेवलिंग की या हमने डिफरेंस निकाली थी नीचे वाले पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन में, लेकिन हमने क्या किया कि हमारे पास क्या होता है कि जो स्टाफ मैन होता है उसको कभी कभार क्या होता है, स्टाफ इधर उधर हो जाता है खुद की वजह से भी, कभी कभार किसकी वजह से, नेचुरल एरर्स की वजह से। अगर खुद की वजह से हुआ तो पर्सनल एरर तो आया थोड़ा बहुत, अगर उसको हवा की वजह से हुआ तो विंड एरर आया, ठीक है। अगर मेरा जो बबल था वो थोड़ा एक्सपैंड हुआ, वो लेवल में ही नहीं रहा, थोड़ा बहुत क्या हुआ, तो एक्सपैंड हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत लेवल में एरर आया, है ना। तो ये एक्सीडेंटल होते हैं, ये एक्सीडेंट एरर्स को आप खत्म नहीं कर सकते, ये होते ही आपकी मेजरमेंट में, इसीलिए इनको बोलता है रैंडम एरर्स। आपको पता है कि मैंने सब कुछ ठीक किया, लेकिन रैंडमली आपके जो मेजरमेंट में ये आते होते हैं, आप इनको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन बी मिनिमाइज, दे कैन बी, इनको आप कम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सीडेंटल होते हैं, ये रैंडम होते हैं, इनको आप खत्म नहीं कर सकते, दे आर स्कैटर्ड। जैसे मैंने अभी एग्जांपल की RL की 100 थी, लेकिन आपको 100.5, 100.2, 99 पॉइंट समथिंग, आपको जो 100 था उसके क्लोज आजू बाजू में वैल्यू आ गई, तो द वैल्यूज आर स्कैटर्ड थ्रू योर ट्रू वैल्यू। तो आप उसको कैसे कम करोगे, आप क्या करोगे, आप सारे वैल्यूज को लोगे और उनको क्या करोगे, उनको मीन करोगे, है ना। अर्थमेटिक निकाल के आपको ट्रू वैल्यू के करीब करीब वैल्यू आ जाएगी, ट्रू वैल्यू के करीब करीब आ जाएगी। तो सीखो इसी तरीके से, मैंने ये भी किया, मैंने डिफाइन भी किया और मैंने बोला इनको आप कम कैसे कर सकते हो, ठीक है, कम कैसे कर सकते हो। तो हमारे पास ये रैंडम है, रैंडम आपको समझ में आया क्यों बोलते हैं, एक्सीडेंटल भी समझ में आया, ये बहुत टर्म्स आपकी मतलब रिलेटेड है। उसके बाद मैंने बोला क्या कि आप वैल्यूज का, सपोज आपके पास वैल्यूज आते हैं, सपोज आपके पास वैल्यू आते हैं x, y, z और इनको आप मीन निकाल के, ये थोड़ा आपके करेक्टेड वैल्यू, यहाँ आपके पास जो सपोज कोई वैल्यू थी उस वैल्यू के क्या आती, करीब आती, उस वैल्यू के करीब आती, ठीक है। तो इसको आप कैसे मीन निकालते हो, थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हो, ये भी एक लागू करता है ये, लेकिन एक प्रोबेबिलिस्टिक लॉ है, ये प्रोबेबिलिस्टिक लॉ, ये रियलिस्टिक लॉ को फॉलो नहीं करता। बहुत बार JEE, AE एंड ESE एग्जाम्स में, गेट एग्जाम्स में भी आया है कि कौन सा जो एरर है किस वाले लॉ को फॉलो करता है, किस वाले लॉ को, कौन प्रोबेबिलिटी लॉ को फॉलो करता है, कौन स्टैटिस्टिकल नहीं, कौन फिजिकल लॉ को फॉलो करता है। आज आपको समझ में आया फिजिकल लॉ को कौन फॉलो करता है, प्रोबेबिलिटी लॉ को कौन फॉलो करता है। हम उनको क्यों खत्म कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते, उसको क्यों खत्म कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली लॉ, जब इसको हम डीप कंसिडरेशन में जाते हैं, ये वाली लॉ जो है जो एक्सीडेंटल होती है, इनको आप ऐसे ही by means of laws of probability, you are using the laws of theories of probability, or you are minimizing those very particular. There is a statistical what that mean probable value theorem is used here to minimize these very particular errors. To minimize these very particular errors, and this has been seen that when you are increasing your measurement, when you are measuring your measurement after and after this very particular error, the random error or accidental error, the random error or accidental error is directly proportional to root of n, directly proportional to root of n. जब हम बोलते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ n है, तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, अगर वो रूट ऑफ l के प्रोपोर्शनल है, अगर वो प्रोपोर्शन है l के, कौन सा सिस्टमेटिक मेरा क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप जितना मापोगे ज़्यादा होगा, जितना आपके इंस्ट्रूमेंट में या आप एरर को ज़्यादा करोगे तो आपके वैल्यू में ज़्यादा फर्क आएगा। लेकिन इसमें भी तो रूट ऑफ n है, ये भी तो है, अगर प्रोपोर्शन भी है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ n में तो प्रोपोर्शन फिर भी है ना। तो ये मैं सोच रहा था कि ये दोनों तो लगभग एक ही हैं, ये लगभग दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर मुझे ये लगभग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ JEE एंड AE, उन टाइम में मैं बार बार इसको देखता था, उस टाइम में थोड़ा बहुत मुझे अंडरस्टूड हुआ, और जितना भी मुझे अंडरस्टैंड हुआ मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको भी समझ आए। एक्चुअली मैंने पहले ही बोला कि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, है ना, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। तो जब हम रूट मीन स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि जो एरर होता है ना, एरर आपका जो टोटल एरर है वो बोलते हैं हम कि
जो हमारे पास सपोज मैंने 10 मेजरमेंट लिए, कितने लिए? 10 मेजरमेंट लिए। आप सपोज एक मेजरमेंट में आपका रैंडम एरर जो था वो एरर रहता था, उसको मैं ई से डिनोट करूँगा। क्या करूँगा? ई से डिनोट। तो 10 बार n टाइम्स, ये मैं n टाइम्स करूँगा। अगर मैंने 10 बार किया तो 10 बार, अगर मैंने n टाइम किया अपनी मेजरमेंट तो n टाइम, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो जब तब जाके मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ये तो ई मेरा कॉमन निकलेगा ई, और मैंने जितनी बार भी लिया वो अंदर रहेगा। अगर n टाइम लिया तो n टाइम्स होगा। तो मेरे पास ये आएगा कि जो मेरे पास जो एरर था, टोटल एरर जो था वो किसके प्रोपोर्शन आएगा? ई रूट एन की। अगर इस ई रूट एन को मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस ई रूट एन को क्या करूँ, अर्थमेटिक मीन निकालूं, अर्थमेटिक, तो ये क्या है? ई रूट डिवाइड बाई एन। अगर यहाँ तो मैं पहले पास ये हमारे पास टोटल आया ना, ये टोटल क्या आया? एरर। टोटल एरर इज ई रूट एन। अगर मैं टोटल ऑब्जर्वेशन के साथ इसको क्या करूँ? डिवाइड करूँ। टोटल ऑब्जर्वेशन के साथ डिवाइड करूँ तो ये मेरा क्या हुआ? उस वाले एरर में मीन, अर्थमेटिक मीन एरर आएगा उसमें। तो मैंने क्या किया, तो ये ई रूट एन बाई एन जब मैंने किया तो ये किसके बराबर आएगा? ई रूट एन की। किस बराबर आएगा? इसको आप कैलकुलेट करो थोड़ा, इसको रूट एन से मल्टीपल करो, यहाँ से ई रूट एन आएगा। तो ये नीचे आया, ये नीचे आया। तो जितनी बार मैं मापता हूँ, जितनी बार मैं इंक्रीज करता हूँ एन को, तो ये ई बाई रूट एन मेरा वैल्यू कम होता जाता है। तो ये मिनिमाइज हो जाता है। क्या होता है? ये मिनिमाइज होता है, ये कम होता है। खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम होता है एज कम्पेयर टू सिस्टमेटिक क्यूमुलेटिव एरर, जो कि बार बार मुझे क्या होता है? एडप होते थे। ये मुझे एडप नहीं होते। ये क्या होता है? ये कंपनसेट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये these are not called the cumulative or systematic error, these are called the compensating errors। ये कंपनसेट होते हैं। जितनी बार मैं अपनी रीडिंग को, अगर मैंने RL की वैल्यू दी थी 100, 100.9, 100.3, 99.7, 99.9, अगर आप इन सब रीडिंग को क्या करोगे? मीन करोगे तो आपकी वैल्यू क्या? कम होगी। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक में क्या होता है कि सिस्टमैटिक में अगर आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। बार बार आपकी वैल्यू जो है वो एडअप होती जाएगी। लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या है? ये कंपनसेटिंग में क्या आता है? कभी कभार आपकी वैल्यू आरएल आई अभी 100.9 या 100.1, सपोज आपके पास आरएल थी, ये हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कुछ दिन पहले अपने फील्ड में। जब हमारे पास क्या था, हमारे इंस्ट्रूमेंट में पर्सनल एरर आता था और कोई लड़का था जो स्टाफ रीडिंग लेता था। सपोज मैंने 4 मीटर की हाइट में डिफरेंस है ना, 4 मीटर की आई थी, 5 मीटर की डिफरेंस आई थी। तो किसी बच्चे ने लिखी, सपोज करो मैंने बोला था आपको, आप रिज्यूम करो। सपोज रिज्यूम किया था हमने 100 मीटर, सपोज 100 मीटर रिज्यूम किया था, सपोज 100 मीटर रिज्यूम किया था हमने। तो 100 मीटर जब रिज्यूम किया, बच्चे ने स्टाफ लिया नीचे, उसको आया फॉर एग्जाम्पल 96.4 मीटर। लेकिन जब दूसरा बच्चा रीडिंग लेने गया, दूसरे बच्चे ने किस में देखा? अपने लेवल से देखा, तो उसको मिला 96.5। ये हम देख चुके हैं ना ऑलरेडी। ऐसा ना होता था डिफरेंस हर कहीं। किसी बच्चे को आया 97, ठीक है। वो तुमको स्टाफ ओरियर तुमसे रेटिंग थोड़ा डिफरेंट, या तुमको स्टाफ तुमको मैसेज में वर्टिकल थोड़ा हवा वो बे नाफर डी रीडिंग थोड़ा बदल बेस नाफर सा वो सुना नोन वैल्यू क्या है 100 मीटर, मगर इस नोन वन कन वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 मीटर नोन, अगर वो 100 मीटर क्या कर इज्यूम पैक्टन जो मैं बैक साइड पे लेता था। लेकिन अगर मेरे पास जो एक्चुअल है ये नीचे वाले जो ग्राउंड है उसके इसका वैल्यू जो इसी के अगल बगल में लाई करेगा, सपोज उसके पास जो वो मेरा जो वैल्यू था वो 96.5 था। ये मेरे रोड की वैल्यू थी जो मैंने इज्यूम किया था ऊपर वाले, ताकि मैं अपनी आरएल निकालूं। उस बैक साइड को यूज करके मैंने अब नीचे वाले की रिड्यूस लेवल निकाल रहा हूँ, और सपोज उसकी जो आरएल है 96.5 एक्यूरेट है, लेकिन मुझे वैल्यू आता है कभी 96.5, कभी 96.4, कभी 97, कभी आता है मेरे पास क्या 96.7, कभी आता है मेरे पास 96.3। तो मुझे इसके ऊपर वाले वैल्यूज भी आए, इसके नीचे वाले वैल्यूज भी आए। जब मैं इनको मीन करूंगा तो ये क्लोज आएगा किसके 96.5 के।
को दिस द डिफरेंस बिटवीन किसके Compensating. सिस्टमेटिक क्यूमुलेटिव एंड रैंडम एक्सीडेंटल और कंपनसेटिंग आरएसी। मैं इसको आरएसी से याद रखता था आरएसी, लेकिन इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड विद एससी। आरएसी क्या होगा रैंडम एक्सीडेंटल और कंपनसेटिंग। ये क्या होगा सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव सिस्टमेटिक और क्यूमुलेटिव। ठीक है Yes, sir. समझ आवा क्या Yes, sir. समझ